दोस्तों, पाकिस्तान का आखिर सबसे बड़ा मसला है क्या? आप 100 लोगों से पूछेंगे, आपको 100 अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा तालीम हमारा सबसे बड़ा मसला है, कोई कहेगा करप्शन, कोई कहेगा लॉ एंड ऑर्डर, कोई कहेगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप खान साहब से पूछेंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला शरीफ खानदान है। आप शरीफों से पूछेंगे तो वो कहेंगे खान साहब इज द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान एंड दिस मंकी बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर। आपको डेफिनेट जवाब कोई नहीं देगा। मेरे ख्याल में आउट ऑफ द मेनी इवल्स दैट वी पोजेस, जिसमें तालीम का फुकदान है, लॉ एंड ऑर्डर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान का एक बहुत ही जेन्युइन सबसे बड़ा मसला है क्वालिटी लीडरशिप का ना होना। एक बात याद रखें दोस्तों कि कौमों को एक ही बंदा बना देता है, एक ही अच्छा लीडर अपने मुल्क को पार लगा देता है। आप मलेशिया को देख लें, सिंगापुर को देख लें, साउथ कोरिया को देख लें, चाइना को देख लें या यूएस। ली कुआन यू, महातीर मोहम्मद, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डेंग जियाओपिंग, ये वो लीडर्स थे जिन्होंने अपने मुल्कों को उठा के रख दिया। पाकिस्तान की किस्मत में एक ही बड़े लीडर आए थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ग्रेटनेस देखें जिन्ना साहब की। टीबी के मरीज हैं और अपने डॉक्टर जल पटेल को सख्ती से मना किया हुआ है कि तुमने किसी को पता नहीं लगने देना कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है, वरना ये जो गोरा, ये जो अंग्रेज है, ये हमारी आजादी को डिले कर देगा और पाकिस्तान को उसकी इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाएगी। ये होते हैं मैन ऑफ हाई कैरेक्टर। कुछ लोग ZAB यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ को भी बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज जिन लीडर्स के बारे में मैं बात करूंगा, इनमें से कोई उनके करीब भी नहीं आता। सो इन ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। दोस्तों, लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। हाउ इट इज कि एक शख्स में इतनी जबरदस्त क्वालिटीज होती हैं, इतना जबरदस्त कैरिज्मा होता है कि वो ना सिर्फ बातें करता है बल्कि एग्जीक्यूट करके अपनी कौम को आगे ले जाता है। इसी हवाले से रिसेंटली मेरे हाथ एक जबरदस्त किताब लगी जिसका टाइटल है लीडरशिप इन वॉर, यानी कि जंग के हालात में लीडरशिप दिखाना। एक और बात याद रखें दोस्तों कि असल लीडर की पहचान होती ही क्राइसिस सिचुएशन में है। जब अच्छे हालात चल रहे होते हैं तब तो सब कुछ सेट होता है, लेकिन जब क्राइसिस होता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन, तब इंसान के कैरेक्टर का पता लगता है। इस किताब में बहुत से अजीम लीडर्स का जिक्र है, जैसे कि मार्गरेट थैचर, जोसेफ स्टालिन, अडोल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल और नेपोलियन बोनापार्ट। आज की वीडियो में हम लोग गुफ्तगू करेंगे नेपोलियन और विंस्टन चर्चिल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट फ्रेंच लीडर नेपोलियन की। नेपोलियन एक कमाल का लीडर था जिसको तारीख आज भी याद करती है। यही वजह है कि उसके बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ही इज द ग्रेटेस्ट मैन बॉर्न इन यूरोप आफ्टर जूलियस सीजर। नेपोलियन की दो क्वालिटीज बहुत जबरदस्त थीं। एक तो यह कि बचपन से वो एक वोरेशियस रीडर था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। स्पेशली जो तारीख की किताबें होती थी उसमें उसका खास इंटरेस्ट था। यही वजह है कि ही वॉज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम द पास्ट एंड कार्व अ न्यू फ्यूचर। दूसरी क्वालिटी क्या कमाल थी उसके अंदर, उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी सलाहियत थी अपने फौजियों को मोटिवेट करने के लिए। उसकी फौज डाउन एंड आउट है, थके हुए हैं, बेहाल हैं, लेकिन नेपोलियन जैसे ही आता था और उनसे गपशप करता था तो फौज का मोराल स्काई हाई हो जाता था। वो अपनी फौज को दो तरीकों से मोटिवेट करता था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ये कि वो अपनी लड़ाई को ऑनर, डिग्निटी और आइडियोलॉजी से रिलेट कर देता था, जिससे सोल्जर्स को, उसके फौजियों को बहुत इम्पेटस मिलता था। दूसरा ये कि वो अपने फौजियों को रिवॉर्ड भी बहुत करता था इन द फॉर्म ऑफ मेडल्स, पेंशन्स, प्रमोशंस, लैंड एंड टाइटल्स। कभी कभार अपना ही मेडल उतार के अपने फौजी को दे देता था। जस्ट इमेजिन उस सोल्जर की मोटिवेशन का क्या लेवल होगा। एक और ट्रिक थी उसके पास अपने फौजियों को मोटिवेट करने के लिए, और वो थी ह्यूमिलिएशन। वो कैरेट एंड स्टिक से काम लेता था क्योंकि उसको पता था कि शर्म और एम्बैरेसमेंट एक ऐसी चीज है विच कैन मेक पीपल डू वंडर्स। एक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी नेपोलियन के पास थी हिज कैपेसिटी टू डू ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क। उसके पास अपने माइंड को, अपने जहन को कंपार्टमेंटलाइज करने की कला थी। वो कहता था कि मेरे जहन के अंदर अलमारियां हैं, मेरा जब दिल चाहता है मैं एक अलमारी को खोल देता हूं और दूसरी को बंद कर देता हूं। अनदर क्वालिटी ही पोजेस्ड वाज ओलंपियन कामनेस। इन द मोस्ट प्रेशर कुकर सिचुएशंस वो हमेशा कूल एंड काम रहता था। सुने वो अपने इस नेचर के बारे में क्या कहता है। अभी कुछ ही अरसा पहले मैं दुनिया का फातेह था और मेरी कमांड में थी दुनिया की सबसे बड़ी
और बेहतरीन फौज। लेकिन अब सब खत्म हो गया है। इस घड़ी में भी मैंने अपने अज़म को बुलंद रखा, लेकिन ये मत समझें कि मेरा दिल बाकी आदमियों से कम हसास है। मैं एक रहमदिल इंसान हूं, लेकिन नौजवानी से ही मैंने अपने दिल के अंदर एक आवाज को दबा दिया है। अगर लड़ाई शुरू होने से पहले मुझे कोई ये बताए कि वो औरत जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, तो मैं परेशान तो जरूर होऊंगा, लेकिन मेरा गम उतना ही होगा जितना मैं उसको अपने दिल में जगह दूंगा। जंग के बाद अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं उसका मातम मना लूंगा। अगर मुझे अपने जज्बात पर, अपनी शख्सियत पर, अपने वजूद पर इतना काबू ना होता तो मैं कभी भी वो काम ना कर पाता जो मैं कर गया हूं। सेल्फ कंट्रोल का ये आलम कि जंग के दौरान अक्सर औकात अपने फौजियों को लतीफे भी सुना देता था। इसके अलावा वो पंक्चुअलिटी का भी बहुत पक्का था। ही यूज्ड टू से कि आई कैन अफोर्ड टू लूज एन आर्मी बट नेवर एन आवर। इससे पता लगता है कि जो लोग टाइम की वैल्यू करते हैं, टाइम उनकी वैल्यू करता है। ही वॉज ऑल्सो वेरी एनर्जेटिक। एक और जबरदस्त क्वालिटी नेपोलियन की थी उसकी स्पीड। वो अपने दुश्मन को ओवरवेल्म कर देता था अपनी तेजी से। लंबी लंबी लड़ाइयां नहीं लड़ता था, जिसकी वजह से इनिशियली उसको बहुत कामयाबी मिली। ऑफ द 60 बैटल्स दैट ही फॉट, उसमें से 46 उसने विन की। लेकिन एज यू नो, हर उरूज को जवाल है। बैटल ऑफ वाटरलू के डिजास्टर के बाद नेपोलियन का डाउनफॉल हो गया, लेकिन उसका कैरिज्मा, अनइमेजिनेबल काम अंडर प्रेशर, स्ट्रैटेजी, नॉलेज एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये वो क्वालिटीज हैं जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। अब बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की। चर्चिल भी वॉर हीरो से कम नहीं है। द वे ही लेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग वॉर इज एक्सेम्पलरी। परसेवेरेंस और कमिटमेंट का यह आलम है कि बचपन से उसको कन्विक्शन थी कि वो एक दिन अपने मुल्क को जरूर लीड करेगा, और ये मौका उसको 65 साल की उम्र में मिला। सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने दोस्त मर्लैंड इवन से बात करते हुए उसने कुछ ये कहा, कुछ ऐसी जंगें और खौफनाक जद्दोजहद होगी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये भी बता दूं कि लंदन खतरे में होगा, इस पर हमला किया जाएगा और इसके दिफा में मेरा बहुत ही अहम किरदार होगा। मैं मुस्तकबिल को देख सकता हूं। इस मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, किस तरीके से ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं कि लंदन के दिफा को मैं लीड करूंगा और मैं लंदन और इंग्लैंड को इस मुसीबत से बचा लूंगा। मेरे मुस्तकबिल के ख्वाब कुछ धुंधले हैं, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर है। मैं ये बात दोहराता हूं कि लंदन खतरे में होगा और उस वक्त मेरे पास एक बड़ी पोजीशन होगी और सारा दारोमदार मेरे पे होगा अपनी सल्तनत को बचाने के लिए। ये कोई बड़ा शख्स नहीं, बल्कि एक 16 साल का बच्चा अपने दोस्त से बातचीत कर रहा है। जब ऐसा विजन होगा तो इंसान कामयाब कैसे नहीं होगा। नेपोलियन की तरह चर्चिल को भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। 25 साल की उम्र में जब वो पार्लियामेंटेरियन बना, तब तक वो 4 जंगें लड़ चुका था, 5 किताबें पब्लिश कर चुका था और 215 न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल्स लिख चुका था। किस्मत का भी बहुत धनी था चर्चिल। 3 कार क्रैशेस और 2 प्लेन क्रैशेस सरवाइव कर चुका था। 30 फुट ब्रिज से कूद के जिंदा बच गया था। बचपन में उसको किसी ने स्टैब भी किया, वो भी सरवाइव कर गया। 4 दफा नमूनिया हुआ और सीरीज ऑफ हार्ट अटैक्स हुए, वो भी सरवाइव कर गया। इवेंचुअली वो इस बात का मजाक किया करता था कि अभी तक मेरे ऊपर किसी ने असैसिनेशन अटेम्प्ट क्यों नहीं की। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान चर्चिल ने टर्की के अंदर एक कैंपेन प्लान की जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर थी। इतनी बुरी सिचुएशन में भी चर्चिल का हौसला देखें। अपनी बीवी क्लेमेंटीन चर्चिल को वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रेंचेस से खत लिखते हुए उसने क्या जबरदस्त बात लिखी, आई शुड हैव मेड नथिंग इफ आई हैड नॉट मेड मिस्टेक्स। मैं कभी भी कुछ हासिल ना कर पाता अगर मैं गलतियां ना करता। 1940 में जब चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उस वक्त तक ब्रिटिश ऑलमोस्ट जंग हार चुके थे। लेकिन जंग हारने में और ये रियलाइज करने में कि हम जंग हार चुके हैं, बहुत बड़ा फर्क है। अपनी स्पीचेस, अपनी तकरीरों के जरिए उसने अंग्रेजों के हौसले बुलंद करके रखे, उनको ऑप्टिमिस्टिक रखा और इसी ऑप्टिमिज्म ने पूरी कौम को एक उम्मीद दिला दी। फाइनली हिटलर के रशिया को इन्वेड करने के गलत डिसीजन की वजह से उसकी बचत हो गई। दैट इज व्हाई दे से फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सो दोस्तों, ये तो थी चर्चिल की बात। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है कि आप और किस पॉलिटिकल लीडर के बारे में चाहते हैं कि मैं गुफ्तगू करूं। एक और बड़ी वजह थी आज इस किताब का रिव्यू शामिल करने की, और वो ये कि किसी भी मुल्क की लीडरशिप रिफ्लेक्शन होती है उसकी अवाम की। अगर अवाम ट्रेचरस है, डिसऑनेस्ट है, झूठी है, बेईमान है, तो लीडर भी वैसे ही होंगे। इसी तरह अगर अवाम साफ गो है, सच्ची है, ईमानदार है, तो उसके लीडर्स भी वैसे ही होंगे। इस बात में आप लोगों के लिए बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है, इसके बारे में जरूर सोचिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.